Hello everyone. In today's video, we have Abhinav Prakash, UPSC 2022 ऑल इंडिया रैंक 279। और ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और सहपाठी रह चुके हैं, क्लासमेट रह चुके हैं। हमारे साथ हैं अपर्णा। अपर्णा हमारे क्लासमेट रह चुकी हैं और हम तीनों ही क्लासमेट रह चुके हैं एक्चुअली में। और अभी अपर्णा जो है साथ में तैयारी कर रही है, तो अपर्णा विल टॉक टू अभिनव एज ए स्टूडेंट। और मैं जो है मैं चूंकि हिस्ट्री के लेक्चर लेता हूँ, मैं हिस्ट्री के क्लासेस लेता हूँ यूपीएससी के। आई हैव आल्सो गिवन अटेम्प्ट्स इन द यूपीएससी और नाउ आई टीच इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट एज ए फैकल्टी ऑफ यूपीएससी। तो हम लोग अभिनव से बात करते हैं। वेलकम अभिनव, कैसे हो भाई? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो? मैं बढ़िया हम अभिनव, भी बढ़िया। ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रैंड सक्सेस यूपीएससी में। आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में आपने जो है 279 रैंक हासिल की है, जो कि अपने आप में एक बड़ा मुकाम है। हम्म, और साथ ही साथ आपने जो है हिस्ट्री ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है, 300 प्लस, राइट? 300, 302, फोर। इफ आई 304। 304। 304। जो कि हाईएस्ट है हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो बाकी सारी बातें हम लोग करेंगे अभी। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आपको अभी कैसा लग रहा है, आपके मतलब जब एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद से जो है, जो किस तरीके से, मतलब जिसको बोलते हैं दुनिया पलट गई वो इस तरीके का जो 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 मोमेंट हुआ, वो थोड़ा शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से कनेक्ट करवाने के लिए। और जहाँ तक बात रहा कि कैसा लग रहा है, तो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होता है, क्योंकि 2 साल से कंटिन्यूअसली इस एग्जाम में लगना और साथ ही साथ मास्टर्स करना। बट फाइनली जो ड्रीम था, जो भी था कि आईएएस करना है, एंड देन आई गॉट दैट इन माय सेकंड अटेम्प्ट, तो काफी अच्छा लग रहा है। और एक होता है ना कि विशियस साइकिल जो है यूपीएससी का, उससे बाहर निकल के सबसे ज्यादा खुशी तो इस चीज का है कि दोबारा भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बहुत सही लग रहा है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, ये तो है। ये तो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि सक्सेस तो जो मतलब जो रैंक है और जो सिलेक्शन है वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये वाली बात भी है कि जो साइकिल से आदमी बाहर निकल जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि अब ये एग्जाम दोबारा फाइट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जिस तरीके की जो मेहनत लगती है, वो जो यूपीएससी जो तैयारी करते हैं उनको ही मालूम है कि कितना मतलब डेडिकेशन, कितना एफर्ट लगता है, कितना हार्ड वर्क लगता है, कितने तरीके की बुक पढ़नी पड़ती है, क्या एंग्जाइटी होती है एग्जाम के समय, होती है एग्जाम के 10-15 दिन पहले, होती है उस दिन, होती है। करेक्ट। तो ये वाली बात तो है। आई थिंक अपर्णा अपर्णा चालू करेगी अपना क्वेश्चन अभिनव से पूछना। राइट अपर्णा? So hi Bhunav, and again congratulations. Like I'm really happy that your hard work has finally paid off and soon enough. And it's a हमें तो it's a matter of pride that अपने ही class से CHS से JNU से we have a very young, pretty young, right? You're 22 or 23. या Very 22। young officer. 22, एंड इस साल 23 फरवरी में हुआ है, तो या So you have cleared the exam pretty ओ, much in 22 years. Yeah, that's like another feather in यू your आर cap. And of course, for optional, like 304 is an exceptional score. I'm really, really happy for you, and we do expect a lot from you. So could you just tell थोड़ा सा कि तुमने कब properly preparation full fledged start किया, properly कितने साल लगाया है इस एग्जाम पे, and things like that. मतलब व्हेन डिड यू फाइनली प्लान किया कि यार अब उस मुझे जो है चालू करने देनी चाहिए, और एक सिस्टमेटिक प्लान बनाए, वो अपनी जर्नी थोड़ा शेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि व्हेन वी हैव टू स्टार्ट फुल्ली वी डू नॉट नो कि कैसे करना है। तो वो एक गाइडेंस जो प्लानिंग है वो थोड़ा हम लोग के जो ऑडियंस है उनके साथ शेयर कीजिए प्लीज। तो मेरा एक्चुअली यूपीएससी का जो प्रिपरेशन था, वो थर्ड ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम पे ही मैंने एक खान स्टडी ग्रुप के एसजी कोचिंग है, वहाँ से मैंने कोचिंग लिए थे। और उसके बाद उस कोचिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं घर पे आया लॉकडाउन के टाइम पे, तो मेरा मास्टर्स जेएनयू में हो गया था। तो मास्टर्स के साथ साथ इनफ टाइम मुझे मिल जाता था। तो मोस्टली जो मेरी प्रिपरेशन हुई है वो घर से हुई है। ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल का वो जो लॉकडाउन था, उस टाइम पे मैंने काफी, मतलब मेरा पूरा स्ट्रैटेजी और एक रूम में बंद होकर जो वो होता है, तो वो मैंने किए थे। जो आप बोल रहे हो कि आपने ज्वाइन किया था, तो आपने कब ज्वाइन किया था केएसजी? ये 2019 में,
क्योंकि 19 2020 में? में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो 2019 टू 2020 मेरा पूरा कोचिंग 1 साल का चला था। तो 2020 में तो आई थिंक मार्च 22 के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो तब आपका कोचिंग ओवर या हो गया था? 1 महीना का मेरा कोचिंग बचा हुआ था, बट वो फिर मतलब ऑलमोस्ट ओवर हो गया था, तो वैसा अच्छा कोई अच्छा इशू अच्छा। हुआ नहीं था। हम्म। ओके ओके ओके, मार्च में ओवर हो गया था, फिर आप घर आ गए और घर में आपने कंटिन्यू करा, और मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में जेएनयू का एग्जाम हुआ था, राइट? हाँ। एमए का। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो हाँ, आपको अच्छा टाइम मिल गया उस दौरान, और साथ ही साथ आपने जो है, तो उस दौरान फर्स्ट एग्जैक्टली। अटेम्प्ट आपने दिया था कि मतलब नहीं दिया था, मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब चालू हुआ था? मैंने दिए थे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक 2021 में मैंने दिए थे। तो उस टाइम पे मेरा सीसैट के वजह से प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो प्रीलिम्स में ही मेरा मतलब रुक गया था। एंड देन 2022 में मैंने प्रॉपर सीसैट के स्ट्रैटेजी बनाए और वन गो में सारा हो गया। ओके ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीसेट में जो है, सीसेट के कारण जो है वो नहीं हो पाया था। ओके ओके हम्म। ओके 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 ओके। तो यार एक बात बताओ अभिनव, कि जैसे जो आपने कोचिंग ज्वाइन किया केएसजी, तो उससे आपको क्या लगता है, तो उससे कितना हेल्प मिला, या आपकी मेहनत का कितना परसेंटेज था, या आपने कोचिंग जस्ट ऐसे गाइडेंस लिया और उसके बाद जो है मतलब खुद से ही जो बोलते हैं ना, खुद से ही मेहनत करके घाट घाट का पानी पी के उसके बाद जो है स्ट्रेटजी बना के, बुक लिस्ट बना के, उसका नोट्स बना के, वैसा किया आपको? मतलब कोचिंग कितना हेल्प किया? ऑब्वियसली कोचिंग सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली गाइडेंस के लिए ही उसका इम्पोर्टेंस होता है। और जो कंटेंट वगैरह होता है वो तो मैं किसी ऐसे पर्सनली कोचिंग पे कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि जो मटेरियल होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जो यूपीएससी जो डिमांड करता है, जो कंटेंट आई थिंक वो सेल्फ मेड होता है। वो आप किसी भी कोचिंग में वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीएस पेपर 1 में क्या पूछ रहा है कि कोई भी टॉपिक है, तो कोचिंग में बहुत पैराग्राफ फॉर्मेट में वो पूरा लिखवाते हैं, बट जो एग्जाम होता है उसमें आपको जीएस में पॉइंट वाइज और डाइवर्स आंसर करना होता है। तो आई थिंक वो खुद से होता है, वो आप खुद से जब एनालाइज करते हैं टॉपर्स के आंसर कि वो कैसे लिख रहे हैं, और फिर उनको आप इमिटेट करते हैं, वही स्ट्रक्चर आप अपने आंसर में लाते हैं, तो आपका नोट्स मेकिंग भी वैसे ही होता है। तो वो सब आई थिंक जो लॉकडाउन में मैंने बहुत हट के किए थे। कोचिंग मटेरियल भी काफी हेल्पफुल होता है, नो डाउट, बट वो इनफ नहीं होता है, वो सफिशियंट नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे मेरे तो मत, केस में तो यही हुआ है कि आई थिंक सेल्फ मेड नोट्स ज्यादा काम आते हैं। तो मतलब कोचिंग जो क्लासेस की जो नोट्स बने क्लासेस में, उसके ओवर एंड अबोव आपने अपने नोट्स बनाए सब्जेक्ट वाइज, राइट? ऐसा कुछ आपकी स्ट्रेटजी थी? या सारे देखिए, जितने सबसे भी। पहले तो जो कोचिंग का नोट्स होता है हाँ हाँ। हेलो हेलो। अभिनव? हाँ अभिनव, थोड़ा आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ आई थिंक। हाँ। हाँ अभी आ मैं रही ये है बोल रहा था कि कोचिंग जो नोट्स होता है, कोचिंग जो किसी भी टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो अच्छे से समझाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस टॉपिक्स पे होते हैं। तो कोचिंग का वहां पे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी जैसे ला नीना टॉपिक है, तो या तो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, बट क्योंकि मैं बिगनर था तो कोचिंग मटेरियल वहां पे कोचिंग क्लासेस काफी हेल्पफुल हुए कि ला नीना का क्या इंपॉर्टेंट है, या बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उसका आई थिंक उसको कोचिंग में, या फिर जैसे ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल एमए लेवल का डिमांड करता है। कोचिंग से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है, टॉपिक्स वगैरह पे वो बता देते हैं अच्छे से, बट एट द मतलब आपको जो यूपीएससी का जो डिमांड है वो मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग के मटेरियल से मीट करते हैं। वो मतलब ओवरलोडेड कर देते हैं बहुत सारे ऐसे अपने मटेरियल से, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत हट के आंसर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आता है फ्लड पे, तो जो कोचिंग है वो फ्लड पे आपको बताएगा कि अच्छा फ्लड का वो 5 लाइन का इंट्रो बता देगा या कुछ, बट आपको वैसे तो आंसर करना नहीं है। मेंस में आपको फ्लड पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आप रिपोर्ट कोट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और फिर क्वेश्चंस के डिमांड को मीट करते हैं, कमिटी रिपोर्ट वगैरह कोट करते हैं। तो वो आपको आई थिंक ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग जगहों से एक जगह पे लाना पड़ता है, तो वो नोट्स आप खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पे कोचिंग और जो आपका स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, मतलब एक बेस बनाने का बस काम जो है कोचिंग कर सकती है, बाकी जो है
उसके ऊपर का जो काम है वो खुद से करना पड़ता है, जैसे कि आपने किया पूरे साल भर लग के, आई थिंक। राइट। ओके। अपर्णा। मतलब तो जैसे जो जो बिगनर्स हैं, हाँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कोचिंग अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। बट अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया से और वो यूपीएससी जैसे बड़े चीजों को निकालने की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो उनको मतलब मेरा उनको ये सजेशन रहेगा कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है या यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वहां से भी अपना मतलब पूरा तैयारी कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप डेली जाएं कोचिंग करें। या मतलब हाँ, मतलब यूट्यूब का सहारा लेके काफी कुछ जो है बेसिक क्लियर किया जा सकता है, और उसके बाद तो आपकी खुद की मेहनत रहती है जो आपको आगे लेके जाती है। राइट। एग्जैक्टली। राइट। राइट। तो जब हम यस। मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे मटेरियल्स है वैसे मार्केट में। तो आपने कुछ नया या डिफरेंट मटेरियल यूज किया है जो प्रिस्क्राइब मटेरियल से बाहर है, कुछ डिफरेंट सा, जब खुद नोट्स बनाते थे, आंसर लिखते थे? या बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज जैसे आप जीएस 2 का हो गया, तो जीएस 2 में लेट से अगर टॉपिक इलेक्शन है, तो इलेक्शन पे अब बहुत सारे ऐसे ढूंढना पड़ता है कि सेकंड एआरसी का कुछ है, या गोस्वामी कमेटी है एक, दिनेश गोस्वामी कमेटी या लॉ कमीशन उस पर यस। क्या कह रहा है। तो वो आप पीआरएस रिपोर्ट्स हो गया या पीआईबी हो गया या कुछ करंट अफेयर न्यूज में द हिंदू में कुछ है, तो यहाँ जहाँ मतलब आपको जहाँ मिलता है आप ढूंढते हैं, आप एक जगह पे उसको राइट डाउन करते हैं, तो वो आपका वैल्यू एनरिचमेंट भी करता है। सिमिलरली जीएस पेपर 3 है, तो जीएस पेपर 3 में नीति आयोग न्यू इंडिया @75, ये एक पूरा डॉक्यूमेंट्स है। तो उसमें विजन डॉक्यूमेंट्स है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने वाली है, उसका क्या टारगेट्स है, और वो करंट स्टेटस को भी बताता है कि कैसे लॉजिस्टिक्स में क्या प्रॉब्लम्स है, या इन्वेस्टमेंट रेट अभी इंडिया का क्या है और क्या होना चाहिए। तो वो सब आपके इंट्रो कंक्लूजन में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, पीआरएस रिपोर्ट्स, और जो भी इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो जो रिलायबल मटेरियल्स हैं, या आप किसी मिनिस्ट्री का जो एनुअल आता है, पूरा समरी आता है कि वो मिनिस्ट्री पूरा साल में क्या क्या की है, तो आप वो सबको रेफर कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। तो ये सब मैंने अलग से रेफर किए थे इस एग्जाम के लिए। तो अभिनव, मेरा एक इसी से लगा हुआ क्वेश्चन है कि आपने बोला कि ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को मैनेज करना पड़ता है, तो एक जो है जनरल जो है ना क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, यार इतने सारे सोर्स से हम लोग एक जगह नोट्स कैसे बनाए। तो वो नोट मेकिंग वाला पार्ट जो है, कि द हिंदू से भी कुछ लेना है, फिर आपको ये पीआरएस से भी कुछ लेना है, फिर आपने जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स बताई उससे भी लेना है, फिर कमेटी कमीशन इनकी जो रिपोर्ट आती है उससे भी लेना है। तो इस तरीके से जो जो बिगिनर वाला लड़का रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली में, कि यार इतने सारे सोर्स से, एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड द कैपेसिटी टू, मतलब कि इन सारी चीजों को लेके मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना पाऊँ। तो ये वाला पार्ट आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपने एकदम सेकंड अटेम्प्ट में यू हैव क्लियर्ड इट, ओके, यू हैव नेल्ड इट। तो आपका जो जो स्ट्रेटजी रहा है, जो मेथड रहा है, वो हम सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये करते करते एक्चुअली में ही वेटरन जो होते हैं उनके कई मतलब 4 अटेम्प्ट ऐसे ही निकल जाते हैं, लास्ट में समझ में आता है चौथे या पांचवे के attempt, यार ऐसे ऐसे करना था, है नहीं, इतना सारा नोट्स को इस तरीके से हमको समराइज करना था, उसके बाद ऐसे करना था। तो आप अपना जो है एक मेथोडोलॉजी जो आपने अपनाया है इन सारे सोर्स से, अपना एक एक ऐसा आंसर फॉर्मेट बनाने का, जिससे आप उसको एक जगह रख भी सके, रिवाइज भी कर सके ऑन द टाइम, ये आप थोड़ा शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो कि जैसे जीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। आप जब पीवाईक्यू देखते हैं, लेट्स से कि दो जीएस पेपर 1 है, तो जीएस पेपर 1 में जो 2017 से लेकर 2022 तक का जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, तो उसमें आपको 20, 30, 20, 30 टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट दिख जाएंगे। जैसे अर्थक्वेक हो गया, या वोल्केनो हो गया, या फिर फ्लड हो गया, या माउंटेन में टूरिज्म को लेकर हो जाता है, या वाटर से डेवलपमेंट हो गया। तो इन सारे टॉपिक्स को आप 20, 30 पीवाईक्यू से निकाल लें कि ये 30 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस 30 टॉपिक पे आप इधर उधर से गूगल पे सर्च करें कि गवर्नमेंट रिपोर्ट इस पे क्या है, लेट से फ्लड या फिर अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक पे आपका इंट्रो पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए।
उस पर कुछ अगर कमिटी है, सिंडाई फ्रेमवर्क क्या कहती है, क्या सजेशन है सिंडाई फ्रेमवर्क का, वो आपका पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई डेटा है, कोई फैक्ट्स है, तो वो आपका पहले से, मतलब करंट अफेयर में कुछ भी अर्थक्वेक से रिलेटेड आ रहा है तो आप उसको उस टॉपिक में जाकर नोट डाउन कर लें। इसके अलावा करंट अफेयर का भी आप अपना एक अच्छा सिस्टमेटिक नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि करंट अफेयर का आपका ऐसा सेक्शन होना चाहिए कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, कुछ भी फ्लड से रिलेटेड आ रहा है उसको आप जीएस पेपर 1 को भी 3-4 सेक्शन में डिवाइड कर लें। कल्चर कुछ है या ज्योग्राफी से कुछ नोट्स आ रहे हैं, जैसे पिछले साल अर्थक्वेक पे डायरेक्ट था कि इस साल कौन कहाँ कहाँ अर्थक्वेक अर्थक्वेक आए हैं। तो अगर आपको पता है कि 4-5 अगर आप करंट अफेयर से नोट डाउन भी किए हुए हैं कि फिलीपींस में या जावा में इस टाइप का कोई अर्थक्वेक आया है, तो जैसे माउंट मेरापी वगैरह हमेशा न्यूज में रहता है कि वहां पे अभी वोल्केनो आ गया या वहां पे अर्थक्वेक आ गया। अगर आप वो है आपके पास वो डेटा, तो आप उसको यूज करके लिख सकते हैं। बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप लोग मेंस दिए होंगे तो ये होगा कि 2-3 भी अगर दिमाग में वहां से फाइंड आउट करें कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जब भी आप पढ़ते रहें तो वो 20-30 जो टॉपिक दिमाग में रख कर पढ़ें। या थैंक यू। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आप ये बोल रहे हैं कि मतलब इनको एक जगह अरेंज करके आपको उसको रिवाइज भी करना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो मौके पे याद भी आ, राइट? हाँ, मतलब अगर इसका एक और सॉल्यूशन है कि आप एवर एवर एक नोट्स आता है, एवर नोट्स, जो कि डिजिटल नोट्स है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है, मतलब उस पे आप हाईलाइट करके रख सकते हैं और लास्ट मोमेंट में आपको याद करने में, रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल हो जाती है। बट जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे पता चले कि या फिर कहाँ कहाँ से मटेरियल क्या ढूंढना है, तो इसके लिए पीवाईक्यू से सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप अपना नोट्स बनाएं। कि फ्लड पे आया तो आपको फ्लड वाले सेक्शन में ऐड ऑन कर देना है, अर्थक्वेक पे आया तो अर्थक्वेक वाले सेक्शन में ऐड ऑन कर देना है। जैसे जीएस2 में सेडिशन हो गया या आरटीआई हो गया, ये सब हमेशा हर साल क्वेश्चन इससे आते ही रहते हैं। कैग हो गया, तो इससे कुछ भी करंट अफेयर में आ रहे हैं, आरटीआई पे या कैग पे या गवर्नर पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, तो आप उसको नोट डाउन करते रहें। तो इससे क्या होगा, वैल्यू एनरिचमेंट वो होगा और आप डायनेमिक रहेंगे, आपका आंसर डायनेमिक दिखेगा क्योंकि करंट अफेयर को आप अपने आंसर में डाल रहे हैं। ओके, तो अभिनव आपने मतलब ये डिजिटल नोट्स मेंटेन किया था या फिजिकल किया था या दोनों मिक्स किया था, हाइब्रिड मोड? दोनों दोनों हाइब्रिड मोड था। जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए, करंट अफेयर के लिए कुछ हाइब्रिड भी, मतलब कुछ फिजिकल नोट्स थे और कुछ डिजिटल नोट्स थे। डिजिटल नोट्स का एक्चुअली क्या बेनिफिट है कि आप उसको कभी भी ऐड ऑन उसमें कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। और एक और बेनिफिट होता है कि आपका नोट्स बहुत, मतलब बहुत, अगर पूरा साल का भी आप नोट्स बनाए हैं तो उसको आधा घंटा में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये एवरग्रीन, आई थिंक एवरग्रीन नोट्स है ना एवर एवर वो एवर नोट, नोट, एवर नोट, Evernote. एवर या नोट। एवर नोट्स। तो एवर नोट्स काफी हेल्पफुल हो जाता है। अभिनव एक्चुअली में एक यहाँ पे कई प्रॉब्लम आई है। एक्चुअली में जब ऑनलाइन नोट्स का जो है बात आया है, तो प्रॉब्लम एक्चुअली में ये हम्म। आता है कि फिर जो बंदे रहते हैं वो एवर नोट्स पे नोट्स बनाना चालू करते हैं, और फिर होता ये है कि जनरली कट कॉपी पेस्ट होने लगता है, और उसके कारण जो वो नोट्स है एवर नोट्स में, वो अपने आप में इतना बल्कि हो जाता है कि दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इवन दोज हु हैव मेड इट कि उसको देखा जा सके, क्योंकि वो कट कॉपी पेस्ट होके वो अपने आप में ही बल्कि हो जाता था। तो उसका आप कैसे सॉल्यूशन मतलब किया था आपने, या आपने एकदम रिस्ट्रिक्टेड रखा था कि नहीं यार ये वाली चीज रख दिया, ये डन है, अब ये इसको, जैसे आरटीआई के ऊपर सपोज आपने आरटीआई के ऊपर अगर एवन नोट्स पे बनाए हैं नोट्स, तो आपने जो उसके मेन मेन प्रोविजन है वो ले लिए, उसका एक केस स्टडी ले लिया, और उसके बाद वो डन करके आपने रख दिया, या उसके ऊपर भी कुछ कुछ ऐड जो भी डेली बेसिस पे आ रहा है या नया केस आ रहा है वो आप ऐड करते थे, या फिर डन करके उसको रख दिया कि अब ये कंप्लीट आंसर है एंड दिस इज ओनली आई विल राइट एंड दिस इज ओनली आई विल रिवाइज? एवर नोट्स पे मेरा सिर्फ प्रीलिम सेंट्रिक नोट्स होता था एवर नोट्स पे। जो मेंस के ओके, नोट्स होते थे वो मैं खुद से लिख के बनाता था, क्योंकि लिखने से थोड़ा याद भी होता है। और यस यस, करेक्ट।
और GS2 या GS1 हो, मेंस का मतलब सब लोग ऐसा बोलता है कि मेंस बहुत टफ होता है, बट एक्चुअली मुझे लगता है मेंस ज्यादा इजी होता है प्रीलिम्स से। मतलब मेंस में बहुत बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं। मतलब GS2 में 50 to 60 या 100, मैक्सिमम 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उससे बाहर लिटरली नहीं पूछता है। अगर वो 100 टॉपिक्स पे आपका अच्छा सा नोट्स है तो हो जाता है, मतलब टाइम पे सारा 20 क्वेश्चंस इजिली लिखे जा सकते हैं। तो मेरा तो मेंस का स्ट्रेटजी होता था कि फिजिकल कॉपी पे मेरा मेंस का नोट्स बनाना है। जो प्रीलिम्स का है, क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे इन्वायरमेंट है तो वो डाउन टू अर्थ भी पढ़ना है या मंथली मैगजीन भी पढ़ना है, तो वहां पे प्रीलिम्स के लिए उसको सारा को एक जगह पे करने के लिए एवर नोट्स यूजफुल हो जाता है। तो मेरा तो ओके ये रहता ओके। था कि मतलब एवर नोट्स पे ओनली मतलब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव मतलब से मेंस मैंने वाला बना। पार्ट आपने जो है फिजिकल नोटबुक में डाउन करके लिख या के उसको जो है बनाया है। ओके ओके। ओके, थैंक यू। अपर्णा। तो जब इतने मतलब नोट्स बनाते हैं इसके बाद, जब व्हाट हाउ डिड यू फील जब आपने आंसर लिखने के लिए मेंस में बैठा था? और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपने शुरू से किया था, या कोई टेस्ट सीरीज लिया था, या खुद से किया था? थोड़ा आंसर राइटिंग, द हाउ एंड व्हाट ऑफ इट, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। तो सबसे पहले कि जब मेरा कोचिंग था तो मैं डेली एक एक आंसर, ऐसे जो टॉपिक कंप्लीट होता था तो उस पे एक दो आंसर लिख लेते थे। बट वैसा मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन आंसर राइटिंग का मेनली प्रीलिम्स के बाद ही हुआ था, क्योंकि ये प्रीलिम्स मेरा जब हुआ तो ऐसा मेरा प्लान नहीं था इस बार का प्रीलिम्स, क्योंकि JPSC का मेरा ऑलरेडी रिजल्ट प्रोसेस में था, तो मुझे ऐसा लग रहा था JPSC हो जाएगा। बट जब JPSC नहीं हुआ तो उसके बाद सिर्फ 5-6 दिन का ही टाइम मिला था प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने पूरा CSAT, बस CSAT का तैयारी की और प्रीलिम्स दिया, और प्रीलिम्स मेरा हो गया। तो इस साल मेरा ऐसा कोई मेंस का मतलब प्रिपरेशन नहीं था। तो फिर वो जो 3 महीना था उसी में मोस्टली मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किए। तो उसके लिए फोरम IS का टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था। तो उनका जो आंसर मतलब वो करंट से रिलेटेड ही टॉपिक्स अपने टेस्ट सीरीज में देते हैं। तो उस जब वहां पे आंसर लिखता था और वो जो फीडबैक देते थे, मैंने उस पर बहुत काम किए थे। इनफैक्ट मैं डेली 70 टू 80 आंसर लिखना स्टार्ट मतलब कर दिया था। 3 महीना में बहुत आंसर लिखा हूँ। इनफैक्ट मेरा पूरा हाथ वगैरह वो मतलब वो तो कहा ही नहीं जा सकता 70 to इनफैक्ट, 80 क्योंकि अगर 70 to 80 हाँ और डेली आंसर्स? डेली? ओ माय डेली गॉड, और दैट इज डेली वाओ, ह्यूमंगस एंड मैन। दैट इज और समथिंग। और मतलब और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि मेरा टेस्ट सीरीज में हमेशा 3-4 क्वेश्चन छूटता था और बिलो 10 रहता था, मतलब नीचे से 10 रैंकिंग होता था फॉरम IS में। बट फाइनल जब एग्जाम हुआ तो उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। मतलब पूरा वाओ। थ्रू आउट द जितना भी पेपर है किसी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। इनफैक्ट 5 मिनट मेरा बच जाता था ये पता नहीं कैसे, बट मेरा 5 मिनट बच जाता था और रैंक भी 279 आ गया। तो आई डोंट नो ये मैजिक कैसे हुआ, बट आई थिंक ये जो पूरा जो मैंने बहुत टेस्ट खुद से लिखे थे एक्चुअली। मेरा पूरा जो A4 सीट होता है वो मैं लेके आता था और मैं खुद से टेस्ट डेली लिखता था। मतलब आप इनफैक्ट प्रीवियस ईयर टॉपर्स के जो क्वेश्चंस आंसर लिखते थे? PYQ हो गया या फिर टॉपर्स का जो आंसर शीट होता है मैं उसको मतलब 10-20 टॉपर्स के आंसर शीट को मैं डायरेक्ट उन्हीं का आंसर को मैं लिखता था, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड आंसर मेरा खुद का डेवलप हो जाए, एक एडिक्शन ऐसे हो जाए कि कैसा भी कितना भी प्रेशर हो मैं स्ट्रक्चर्ड आंसर ही लिखूं। और अभिनव, एग्जामिनेशन तो हॉल ये में जो मेंस का होता है उसका तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है एग्जामिनेशन हॉल का। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है आपको नहीं भी आ रहा है, हो सकता है 2-3 साल पहले आप पढ़े हो और एक दो ऐसा कोई फैक्ट्स याद आ गया, आप उस पे पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो ये सब होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये मैं अभी पूछ रहा बहुत था सारे अभिनव, लोग हाँ। ये मैं पूछ रहा था अभिनव कि जैसे आपने बताया ना आप डेली 70-80 लिखते थे आंसर। तो एक वो है कि यार क्या होता है कि आंसर लिखने से पहले प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है यार, कि मैंने पहले याद कर लूं, मेरे को याद नहीं है, याद कर लूं, अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, राइट, और उसके बाद लिखूंगा। इस तरीके का जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन होता है लोगों के बीच में। आपने वो कैसे मैनेज हम्म। किया? जैसे आप डेली का 70-80 आंसर लिख रहे हो एंड यू सेड कि मतलब इस बार का प्रीलिम्स आपने जस्ट सीसेट रिवाइज करके दे दिया, GS यू हैव नॉट, मतलब आपने अपना पिछला नॉलेज जो भी था उसके ऊपर भरोसा करके दे दिया और आपका हो गया।
राइट। तो आपने मेंस में पूरा फोकस कर दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 70-80 आप आंसर लिखते थे, तो उससे पहले जो मतलब जीएस 1 2 3 4 है, सब में भारी भारी सा एग्जैक्टली। कंटेंट रिवाइज करके देते थे, या फिर मतलब लिख लिख के उसको बस जो नोट्स है उसको लिख लिख के आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिख लिख के उसको याद करते थे? ये मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेंस का मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत पढ़ना है। बट आप जीएस पेपर 1 है वो 10 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 मतलब मैक्सिमम 10 डेज से ज्यादा नहीं जाता है। अगर आप 2017 से लेकर 2022 तक आप बनाइएगा जो पूरा क्वेश्चन पेपर, तो आपको जैसे हम्म। मैं क्या करता था कि सबसे पहले 2017 से लेकर 2022 तक का जीएस पेपर 1 है, तो उसका सारा क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ कर आंसर उस पे बनाना। तो उससे क्या होता था ओके। कि जीएस पेपर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं पूरा जीएस पेपर 1 नहीं पढ़ सकता हूँ, ये पॉसिबल भी नहीं है कि 3 महीना में पूरा जो जीएस का सिलेबस है वो पढ़ा करेक्ट। जाए। उसी तरह से करेक्ट। जीएस पेपर 2 का और जीएस पेपर 3 का मेरा पहले से जो जब मैं कोचिंग कर रहा था और लॉकडाउन में जब मैं पढ़ा था, तो जीएस पेपर 3 का जो कीवर्ड्स पे मैंने एक एक पेज का नोट्स ऑलरेडी मेरा तैयार था। तो बस मैं उसको 5-6 दिन में रिवाइज किया। और एथिक्स का तो सबको पता है, मतलब 5 से 6 दिन मोर देन इनफ होता है एथिक्स के लिए। तो ये था। उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग करना स्टार्ट किया था। पहले 5-10 जब पीवाईक्यू सिर्फ बनाता था, जब मेरा पूरा 1 महीना में चारों जीएस कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से ऑप्शनल और जीएस का एक बैलेंस लेके 2 महीना जो होता है उसमें मैंने उतना आंसर लिखना स्टार्ट किया था। तो वो ओके मतलब ओके। बहुत सिस्टमेटिक होता है कि आप जैसे 2 घंटा जीएस का रिवीजन पे दे दिए, और मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन भर आंसर राइटिंग कीजिएगा। 3 घंटा 6 घंटा आप आंसर राइटिंग को दिए, 6 घंटा आप रिवीजन या आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आप उस पे देते हैं। तो ऐसे एक प्रॉपर मतलब टाइम को प्रॉपर मैनेज करके। तो अभिनव, मैं अभी जैसे मेंस का आपने बताया, मेंस की आपने आंसर राइटिंग कर करके उसको रिवाइज किया, तो अभी मैं जो जानना चाहूंगा वो ये कि जो जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक है, उसमें मोटा मोटी यानी कि मोटा मोटी आपके जो सोर्स रहे हैं वो किस तरीके के रहे हैं, वो एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक सोर्स को लेके भी है ना कि बहुत सारे हिस्ट्री में 4 हम्म। तरह की बुक पढ़नी है, बिपिन चंद्र पढ़नी है, शेखर बंदोपाध्याय पढ़नी है, सुमित सरकार भी पढ़नी है। तो आप एक बार अपना जो आपने बुक लिस्ट फॉलो की होगी या स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो किए होंगे, या जो भी फॉलो किए होंगे 1 से लेकर 4 तक, वो आप एक बार शेयर कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे जीएस पेपर 1 है तो जीएस पेपर 1 के लिए आर एस शर्मा एंशियंट के कल्चर के लिए, क्योंकि हिस्ट्री से एंशियंट से मोस्टली कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आर एस शर्मा और फाइन आर्ट का किताब जो हम लोग प्रीलिम्स में ही रेफर करते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से ऐसे मेंस का नहीं होता है। जो आप प्रीलिम्स में पढ़े हैं वही मोर देन इनफ है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ टॉपिक्स को आप कर सकते हैं। वो पीवाईक्यू से आपको वो पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोसाइटी है, तो सोसाइटी में क्या है कि जो जो कीवर्ड्स है, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, या उसमें ट्राइबल्स जो कल्चर है, तो उस पे आप एक एक अच्छा नोट्स बना लें डायग्राम स्कीमेटिक्स के साथ। तो आपका जीएस पेपर 1 डन। जीएस पेपर 2 का क्या है कि जो कीवर्ड्स हैं मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, लक्ष्मीकांत। मॉडर्न हिस्ट्री, अच्छा। मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आई थिंक इनफ है। उसके अलावा मुझे नहीं आपने वो लगता है, क्योंकि हायर बुक जो है शेखर बंदोपाध्याय, सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा, वहां तक गए थे? सर हालांकि आपका ऑप्शनल तो के हिस्ट्री, लिए। हाँ हाँ, तो आपका तो ऑप्शनल ही जो um, है हिस्ट्री रहा है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, बट ऐसा मुझे जरूरत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बार जीएस भी के जो लिए। क्वेश्चन था वो बहुत बहुत जनरल क्वेश्चंस होता है, वो इजीली आप स्पेक्ट्रम से कवर हो जाता है उसका। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, एक एबीपी न्यूज पे प्रधानमंत्री करके एक डॉक्यूमेंट्री आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, तो हाँ हाँ, वो करेक्ट। देखने से हो जाता है। आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी वो मोर देन इनफ है। तो ये है जीएस पेपर जीएस 1 पेपर का। 1 का, ओके। या जीएस पेपर टू जीएस के पेपर 2। लिए है आपका। जीएस पेपर 2 के लिए जो पॉलिटी सेक्शन है वो लक्ष्मीकांत से हो जाता है, प्लस करंट ओके। अफेयर। और जो गवर्नेंस का सेक्शन है वो विजन का 80 to 90 पेज का गवर्नेंस पे पीडीएफ आता है। आप उसको रेफर कर सकते हैं गवर्नेंस के लिए।
और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तो मतलब वही करेंट अफेयर जो विजन का है 365 कंपाइलेशन, आई थिंक मोर अच्छा, देन इनफ है। इसके वही अलावा जिंदाबाद है। वही जिंदाबाद है, उसके अलावा कुछ भी, क्योंकि वो इतना कंटेंट दे देते हैं। बाकी तो आपका हाँ। आंसर लिखना है कि आप कैसे स्कीमेटिक्स डायग्राम वगैरह बनाकर आप उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करते हो। कंटेंट आपको मिल गया, अब आपको प्रेजेंट अच्छे से बस करना है। ओके। तो जो आपने की है। GS2 हो गया। हाँ, एक्चुअली एक आसिमा गोयल मैम है, उनका प्रेजेंटेशन पे जो फ्लो चार्ट वगैरह पे 1 घंटा का बहुत अच्छा यूट्यूब पे वीडियो है। उसमें यस वो यस यस, बहुत करेक्ट। सारा 10 to 20 वो फ्लो चार्ट्स पे बताई है कि कैसे ट्री चार्ट या वेदर चार्ट जो बनता है, वेदर फ्लो चार्ट है, आप उसको यूज करके आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मैंने उन्हीं को रेफर किया था फ्लो चार्ट वगैरह के लिए। जो आसिमा जीएस गोयल, पेपर, राइट। या ओके। जो GS पेपर 3 का है, तो GS पेपर 3 का ऐसा कोई मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टैंडर्ड बुक्स है जिससे पूरा GS पेपर 3 हो जाए। आप सिलेबस का PDF निकालिए और कीवर्ड्स पे आप एक एक पेज का नोट्स बना लीजिए, ढूंढ ढूंढ कर गवर्नमेंट साइट से या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट से कोचिंग मटेरियल रेफर वगैरह करके आप उस पे नोट्स बना लीजिए। तो GS पेपर 3 हो जाता है उससे। और GS पेपर 4 का तो मतलब ये है कि सेम वही है, कीवर्ड्स पे आप काम कीजिए, प्लस कुछ मिसलेनियस चीज है, जैसे 10-20 IAS ऑफिसर जो जिनका काम कहीं अच्छा रहा है किसी स्टेट में, तो जैसे अशोक खेमका जी हो गए या TN शेषान हो गए, आप इन लोग का प्रॉपर नोट्स बना लें। इस